आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडियन बैंकिंग सेक्टर के जो टॉप बैंक्स हैं उनका लास्ट कई सालों का अगर आप फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो ज़्यादातर पैरामीटर्स पे एचडीएफसी बैंक हमेशा ही नंबर वन बैंक रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो एचडीएफसी स्टॉक का परफॉर्मेंस कोई खास रहा नहीं है, मतलब कि कोई खास रिटर्न जनरेट किया नहीं है स्टॉक ने। और लास्ट 1 मंथ में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो ये अबाउट 15% से गिरा है। इस वीडियो में आगे हम एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल्स चेक करेंगे और साथ ही वैल्यूएशंस चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि पहले के मुकाबले क्या इस बैंक के फंडामेंटल्स में कमी आया है। अगर कमी आया है तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जहां के इस बैंक को फिलहाल प्रॉब्लम हो रहा है। और ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस चेक करने से हमें यह पता चलेगा कि करेंटली क्या ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। जब भी कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो वो समय उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय होता है। तो चलिए चेक करते हैं एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को। यहां हम एचडीएफसी बैंक के Q3 का रिजल्ट जो कि रिसेंटली आया है उसके कुछ मेजर हाइलाइट्स को चेक कर लेते हैं। उसे काफी हद तक हमें आइडिया मिल जाएगा कि एचडीएफसी बैंक में चल क्या रहा है। तो देखिए, जब भी आप एचडीएफसी का फंडामेंटल्स चेक करें फिलहाल तो हमेशा ध्यान में रखें कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों का मर्जर हुआ था 1 जुलाई 2023 को। और उस मर्जर के बाद काफी कुछ चेंज हो गया है। और देखिए, वो चेंजेस जो भी हुए हैं उसका फर्क यहाँ भी आपको दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखिए अगर तो एडवांसेस तो देखिए अच्छा है, 4.9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एडवांस अच्छा माना जाएगा। तो ये जो लोन दे रहे हैं वहां तो इशू नहीं है, वो तो अच्छा है, नेचुरली अच्छा होगा ना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का ऑफ कोर्स लोन देने में काफी अच्छा रहा है एडवांसेस के मामले में। उसी तरह से एचडीएफसी को भी अगर आप देखें तो उसका होम लोन का बिजनेस है, काफी अच्छा चल रहा था। तो दोनों अगर मर्ज करेंगे तो नेचुरली जो भी मर्जर हुआ है उसके बाद जो एडवांसेस है, लोन है, वो तो अच्छी तरह से दिया जा रहा है, उसमें इशू नहीं आया, इनफैक्ट वो काफी अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ आया है? देखिए, प्रॉब्लम आपको ये सेकंड नंबर दिखेगा, डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ कि जब एफडी है या फिर कासा का फिगर्स है वहां प्रॉब्लम दिख रहा है। देखिए, ये सिर्फ 1.9% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस एडवांसेस 4.9% से ग्रो कर रहा है, जबकि डिपॉजिट सिर्फ 1.9% से ग्रो कर रहा है। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है उसका मेजर रीजन ऑफ कोर्स है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने के बाद क्या हुआ। देखिए, एचडीएफसी बैंक एक बैंक था तो वहां पे कासा उन्हें मिलता है ना, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, तो वो बहुत सस्ता होता है। करंट अकाउंट तो जीरो होता है, मतलब वहां पे कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता, और सेविंग्स अकाउंट का भी इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 3.5%। तो बैंक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उनका कासा फिगर। जबकि एचडीएफसी को अगर आप देखें तो वो एक एनबीएफसी था, उसका कासा तो कुछ था नहीं। तो वहां पे जब एचडीएफसी का मर्जर हुआ एचडीएफसी बैंक के साथ तो यहाँ पे इनका कासा हिट हुआ खास, और डिपॉजिट्स भी हिट हुआ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पास तो कासा नहीं था, वहां पे लॉन्ग टर्म पे डिपॉजिट्स थे, तो वो एक फर्क पड़ा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। दूसरा फर्क क्या पड़ा है? देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिर्फ 3.4% का रहा है। एचडीएफसी बैंक का 4% से ऊपर हमेशा आसानी से रहता था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अब ये काफी कम हो गया है। यानी आगे भी इसको हम चेक करेंगे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखिए ठीक है, 40% के आसपास। कॉस्ट टू इनकम रेशियो से हमें किसी भी बैंक का एफिशिएंसी पता चलता है, जितना कम है उतना अच्छा है। तो ये एवरेज है, कोई इसे हम बुरा नहीं बोलेंगे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो को 40% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ तो देखिए इस बार अच्छा रहा था एचडीएफसी बैंक का, अगर इस क्वार्टरली देखें तो अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। ग्रॉस एनपीएज 1.26 है, नहीं, और इन चीजों को हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो रिटर्न ऑन एसेट देखिए 2% का बहुत अच्छा है। इंडिया में अगर किसी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट 2% दिख रहा है आपको तो बहुत अच्छा माना जाएगा रिटर्न ऑन एसेट। शायद ही किसी बैंक का 2% रहता है इंडिया में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के फिगर्स अगेन आगे हम इसको भी डिटेल में चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दो तो क्लियरली आपको प्रॉब्लम पता चल रहा है। एक आपको पता चला डिपॉजिट का प्रॉब्लम, और दूसरा पता चल रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रॉब्लम। क्लियरली इन दोनों में प्रॉब्लम है। रिटर्न ऑन एसेट बहुत अच्छा है, वहां प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए, कासा, इसी की बात मैं बोल रहा था, कासा चेक कीजिए कितना फर्क पड़ा है। यहाँ पे ये जो लाइन है इसका मतलब ये हुआ कि पहले का कैसा था और मर्जर के बाद का कैसा रहा। तो देखिए कितना फर्क पड़ गया है। 42% पहले कासा, इनका मैंने बोला 40% प्लस तो इजिली होता था एचडीएफसी बैंक का।
अब देखिए 38% के आसपास आ गया है। तो कासा बहुत कम हुआ है। कासा का मतलब हुआ जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है बहुत कम होते हैं। मैंने आपको बताया करंट अकाउंट में 0 इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट में 3.5% का इंटरेस्ट। तो बहुत ही सस्ता पैसा होता है ये कॉस्ट ऑफ फंड। ओवरऑल जो बैंक का होता है उसे काफी कम कर देता है। जिस बैंक का ये जितना ज्यादा उतना अच्छा है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का ये घट रहा है जो कि बहुत बड़ा निगेटिव है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है एचडीएफसी बैंक का। फिलहाल देखिए पहले 4.1% के आसपास हुआ करता था। अब देखिए कितना कम हो गया, 3.4% हो गया है। तो ये भी बहुत बड़ा निगेटिव है एचडीएफसी बैंक के लिए। फिलहाल देखिए ये है ब्रेड एंड बटर किसी भी बैंक का। तो जो एसेट किसको बोलेंगे बैंक का, तो जो भी लोन दे रहा है बैंक उसे हम एसेट बोलेंगे। और जो भी एफडीज है या फिर सेविंग्स अकाउंट का पैसा है, आरडी का पैसा है, वो उनके लिए लायबिलिटी है क्योंकि उसे लौटाना, इंटरेस्ट पे करना होता है। जबकि जो लोन देते हैं उन पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो बैंक के लिए एसेट है। तो यील्ड ऑन एसेट का मतलब क्या हुआ कि जो भी एचडीएफसी बैंक लोन्स दे रहा है उस पे उसे किस तरह का रिटर्न मिल रहा है। और कॉस्ट ऑफ फंड ऑफ कोर्स ये जो लायबिलिटी है बैंक का, लायबिलिटी बुक लाइक एफडी है, करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, आरडी है, उस पे किस तरह का इनका ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यील्ड ऑन एसेट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, कॉस्ट ऑफ फंड जितना कम हो उतना अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिखेगा बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले देखिए कितना अच्छा था एचडीएफसी बैंक का। यहाँ पे देखिए इस लाइन से पहले अगर आप देखेंगे इस डायरेक्शन में देखिए, और इस लाइन के बाद देखिए, ये लाइन मतलब वो मर्जर से पहले और मर्जर के बाद का है। तो पहले अगर आप देखेंगे यील्ड ऑन एसेट 8% है, ये जो लेटेस्ट है 8.1%। जबकि कॉस्ट ऑफ फंड सिर्फ 4% था यहाँ पे अगर आप देखें तो। यहाँ पे देखिए, जबकि अब जो लेटेस्ट है देखिए कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आप देखेंगे तो 4.9% चला गया, 4% से 4.9%। और साथ ही अगर आप यील्ड ऑन एसेट देखेंगे तो वो कोई खास बढ़ा नहीं है। पहले भी 8.1% था मर्जर से पहले, और अभी 8.3% है। तो यील्ड ऑन एसेट तो कोई खास बढ़ा नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर आप एचडीएफसी बैंक का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ चेक कर सकते हैं। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि पहले के मुकाबले इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कम हो रहा है। लाइक 10 ईयर का एवरेज 21% हुआ करता था, 5 ईयर घटकर 20% हो गया, 3 ईयर में 19% हुआ। हाँ, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का काफी अच्छा आया है, लेकिन हाँ अगर ट्रेजेक्ट्री देखें ओवरऑल तो नीचे आ रहा है इनका प्रॉफिट ग्रोथ का। कैपिटल इक्विटी रेशियो में भी अगर आप देखें तो पहले से, अगर लेटेस्ट क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो लेटेस्ट क्वार्टर का है दिसंबर 23, तो यहाँ पे देखिए कम हुआ है। मतलब टोटल कैपिटल भी देखे तो पहले के मुकाबले कम हुआ है। टीयर वन कैपिटल भी देखे तो पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। तो कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कम हुआ है, अलार्मिंग है, लेकिन हाँ ये भी कम हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्रॉस एनपीएज एंड नेट एनपीएज, ये एटलीस्ट इनका ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी लिमिटेड, इन दोनों का ही इसमें महारत हासिल है। इनके एनपीएस कभी भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो 1.2% पहले का था, वो 1.3% हुआ है फिलहाल। ग्रॉस एनपीए की बात बोलो, और नेट एनपीए तो सेम है 0.3%। तो ये पैरामीटर ठीक है इनका। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, किसी भी बैंक का आरओए जरूर चेक करें, आरओई भी चेक करें। तो देखिए आरओए तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना, रिटर्न ऑन एसेट 2% के आसपास कंसिस्टेंटली इनका लेटेस्ट अगर आप देखें तो बना हुआ है। 1.9% टू 2.1% और 2%। तो आरओए में फर्क नहीं पड़ा है। रिटर्न ऑन एसेट अभी भी इस बैंक का काफी अच्छा है। फर्क कहाँ पड़ा है, आरओई देखिए यहाँ पे बहुत फर्क पड़ा है। पहले देखिए आरओई 20% के आसपास हुआ करता था, बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ। जो अगर आप यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे शुरू से, तो 20% के आसपास आपको आरओई मिलेगा शुरू से। अगर आप देखें 2013 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, बाद में इनका आरओई घटा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आरओई इनका अबाउट 17% के आसपास रहता था एचडीएफसी बैंक का, जो कि घटकर अब 16% से भी नीचे हो गया। अगर आप लेटेस्ट Q3 का देखेंगे यहाँ पे, Q3 2024, तो वो भी एक बहुत बड़ा निगेटिव है एचडीएफसी बैंक के लिए। अभी हमने इस बैंक के जो भी फंडामेंटल्स चेक किए, देखिए कई जगह आपको प्रॉब्लम दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो बुरे हैं। मतलब दूसरे बैंक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी कई मामलों में एचडीएफसी बैंक आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एचडीएफसी बैंक का जो पहले का पैरामीटर था उससे अगर आप कंपेयर करेंगे
तो ऑफ कोर्स कई जगह आपको प्रॉब्लम दिखेगा और ऑलरेडी हम वो चेक कर चुके हैं, प्रॉब्लम तो है पहले के मुकाबले। जब भी हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक करें तो वहां पे ध्यान में रखना है कि अगर कंपनी का फंडामेंटल पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर हो रहा है, वीकेन हो रहा है, तो वहां पे कंपनी का जो वैल्यूएशंस है वो वैल्यूएशंस भी पहले के मुकाबले कम होगा, क्योंकि पहले अगर वैल्यूएशन ज्यादा हुआ करता था तो वो सेम वैल्यूएशन अब वो कंपनी कमांड नहीं कर सकती है। वैल्यूएशंस भी पहले से कम होने चाहिए, तभी कोई भी इस तरह के स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो चलिए अब हम एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मीडियन पी रेशियो 10 इयर्स, 5 इयर्स, 3 ईयर, 1 ईयर। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लगातार ये गिर रहा है। इसका वैल्यूएशन देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ना कि इनका जो पैरामीटर्स है पहले के मुकाबले, एक आरओई हमने देखा ना पहले के मुकाबले गिर रहा है। तो नेचुरली अगर आपके कुछ पैरामीटर्स पहले के मुकाबले कम होने लगेंगे तो बिल्कुल आपका वैल्यूएशन भी कम होगा। देखिए लगातार 10 ईयर का एवरेज देखिए 25 से भी ज्यादा हुआ करता था इसका पी। 5 ईयर में वो 23 से नीचे चला आया। 3 ईयर का अगर एवरेज देखें तो 21 के आसपास आ गया। 1 ईयर में सिर्फ 19 आ गया। लास्ट 6 मंथ्स का देखें तो सिर्फ 18 पे है, और फिलहाल 16 के आसपास आ गया है इसका मीडियन पी। तो पहले के मुकाबले इसका जो पी रेशियो है वो बहुत कम हुआ है। जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन चेक करें तो पीबी रेशियो जरूर चेक करें। यहाँ पे ये बहुत रेलिवेंट होता है। प्राइस टू बुक, प्राइस टू बुक भी अगर आप देखें तो देखिए यहाँ भी वही सेम ट्रेंड है, पी रेशियो वाला ट्रेंड। लगातार वैल्यूएशंस कम हो रहे हैं क्योंकि पैरामीटर्स भी धीरे धीरे इसका थोड़ा वीकेन हो रहा है। तो देखिए पहले 10 ईयर का एवरेज देखिए 4.3 हुआ करता था। रिसेंट टाइम्स में देखिए 6 मंथ में भी देखिए 3 के आसपास है इनका, लेकिन करेंटली अगर प्राइस टू बुक देखें तो सिर्फ 2.77 पे आ गया है। तो वैल्यूएशन पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है इस बैंक का। यहाँ पर आप एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान में रखें हमेशा। लास्ट टू फॉरेन लिमिट यूटिलाइज्ड, मतलब कि जो फॉरेन का पैसा इसमें कितना इन्वेस्ट हो सकता है। तो टोटल जो भी इन्वेस्ट हुआ है उसका 59.4% हो चुका है फॉरेन लिमिट यूटिलाइज्ड। लेकिन अभी भी फॉरेन जो हेडरूम है, अभी भी 14.6% और फॉरेन मनी यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अभी भी फॉरेन जो पैसा है वो काफी हद तक इस बैंक में इन्वेस्ट हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस बैंक के लिए। साथ ही एक और बड़ा पॉजिटिव आया है, आरबीआई ने एलआईसी को अप्रूवल दे दिया है कि इस बैंक में वो 9.99% तक अपना स्टेक ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव देखिए, ये इसे आप हमेशा ध्यान में रखें। जब भी आप एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदते हैं तो आपको ये सब भी मिलता है। देखिए इनका जो सब्सिडरीज है उनमें कितना ज्यादा इनका स्टेक है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में देखिए 50% प्लस का स्टेक है। जो इनका म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी, उसमें 52% से भी ज्यादा का स्टेक है। जनरल इंश्योरेंस में भी इनका 50% प्लस का स्टेक है। जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज है उसमें तो 95% से भी ज्यादा का स्टेक है। अभी हमने एचडीएफसी बैंक के जो डिटेल्स चेक किए हैं उससे क्या पता चलता है। तो देखिए एचडीएफसी बैंक के जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी समय से कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मर्जर के बाद ही सारा प्रॉब्लम आया है, पहले से ही कुछ कम हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 25% प्लस हुआ करता था एक समय एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसके बाद 20% के आसपास आया और फिर 20% से नीचे भी आया। तो देखिए कोई भी स्टॉक का अगर आप उनका प्राइसिंग देखें, मतलब कि जो रिटर्न स्टॉक जनरेट करता है वो काफ़ी हद तक उसके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तो प्रॉफिट स्लोली इस बैंक का कम हो रहा है काफ़ी समय से, ऐसा नहीं कि रीसेंट टाइम्स में हुआ है। और मर्जर के बाद क्या प्रॉब्लम आया, तो मर्जर का के बाद मोस्टली आया कॉस्ट ऑफ फंड्स में प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ फंड इनका काफ़ी बढ़ गया है, मार्जिन्स है वो घट गया है। तो देखिए फिलहाल फंडामेंटल वाइज यस, इस बैंक में पहले के मुकाबले अगर कंपेयर करें, ऐसा नहीं कि सारा फंडामेंटल बिल्कुल ख़राब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले इस बैंक का अगर आप पहले का देखेंगे फंडामेंटल्स, उसके मुकाबले काफ़ी सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ की स्थिति पहले के मुकाबले ख़राब हुआ है। और यही वो रीज़न है जिसके कारण जब हमने इस बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक किया, प्राइस टू बुक रेशियो चेक किया, लॉन्ग टर्म का भी, तो हमेशा हमने देखा कि टाइम के साथ इनका वैल्यूएशन लगातार कम हो रहा है क्योंकि फंडामेंटल्स भी टाइम के साथ कमज़ोर हो रहे हैं। तो देखिए जो फंडामेंटल्स इनके वीकेन हो रहे हैं उसका अगर बड़ा रीज़न देखें तो क्या रीज़न है। देखिए ये बैंक का साइज़ ऑफ कोर्स बड़ा हो गया है, पहले छोटा बैंक था, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा था, अब ये काफ़ी बड़ा बैंक हो गया, उसके कारण भी ग्रोथ हिट हुआ है।
पहले इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा बैंक्स हुआ नहीं करते थे, कंपटीशन कोई खास था नहीं। अब इंडिया में काफ़ी सारे बैंक्स आ गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसका भी प्रेशर आ रहा है, और साथ ही जो रीसेंट मर्जर है उसके भी चैलेंजेस हैं। तो ये ऑल 3 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें 2 बातें और ध्यान में रखनी है कि जो फॉरेन लिमिट है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का HDFC बैंक में, वहाँ अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। तो बाहर का जो पैसा है अभी भी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया जा सकता है HDFC बैंक में, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बाहर का पैसा अगर इन्वेस्ट होगा तो उसके कारण स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम आएगा। और सेकंड है, RBI ने, जो कि बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने LIC को अप्रूवल दिया है कि HDFC बैंक में वो अपना स्टेक 9.99% तक इंक्रीज कर सकता है। तो फिलहाल अगर आप स्टेक देखें LIC का HDFC बैंक में, तो बहुत 5.2% के आसपास है। तो वहाँ भी अगर LIC अपना स्टेक बढ़ाता है HDFC बैंक में, तो उसके कारण भी स्टॉक में कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान में रखें कि अप्रूवल मिलना और स्टेक बढ़ाना दोनों में अंतर होता है। ऐसा नहीं कि अप्रूवल मिला इमीडिएटली LIC अपना स्टेक पूरा बढ़ा लेगा। HDFC बैंक बहुत बड़ा बैंक है, मतलब उतना ज़्यादा स्टेक खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, और पूरा का पूरा ऑफकोर्स इमीडिएटली LIC नहीं खरीदने जा रहा है। अगर बढ़ाता भी स्टेक है तो स्लोली बढ़ाएगा, लेकिन हाँ, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है HDFC बैंक के। सो ओवरऑल HDFC के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस को देखकर ये लगता है कि देखिए फंडामेंटल्स धीरे धीरे कमज़ोर है ना, तो वैल्यूएशंस भी कम हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका वैल्यूएशन कम है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशंस पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, तो थोड़ा लीवे है। मतलब अगर स्टॉक देखें तो बिल्कुल आप उसे अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। तो अंडर वैल्यूड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमें रखना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स इसके कमज़ोर हो रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बट हाँ, अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ पे कुछ जो रिटर्न्स होते हैं वो तो एक्सपेक्ट किए ही जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी हम किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए हमें फंडामेंटल्स देखना होता है। तो किसी स्टॉक का अगर फंडामेंटल लगातार ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल्स कम हो रहा है, वीकेंड हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उसे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि किसी स्टॉक का अगर फंडामेंटल बहुत अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में वो नीचे नहीं आएगा। उसी तरह से अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल्स थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, वीकेंड हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में वो अच्छा नहीं हो सकता है। तो वही HDFC बैंक के साथ है। अगर HDFC बैंक आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते, देखिए इमीडिएटली तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। HDFC का जो लिमिटेड है उसका एसेट बहुत ज़्यादा था, एडअप हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स को इम्प्रूव करने में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इम्प्रूव करने में मुझे पर्सनली लगता है कि इस साल शायद वो ना हो, नेक्स्ट ईयर से शायद वहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। इस साल तो चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो अगर कुछ उस तरह का होता है पॉजिटिव, तो वो फिर स्टॉक के लिए बहुत अच्छा होगा, फिर वहाँ से स्टॉक में हम अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो यस, वैल्यूएशंस कम हैं, उसके कारण थोड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल वाइज कुछ भी फिलहाल अगर देखें तो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव इस स्टॉक में नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। हम ट्राई करेंगे कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस पे हम कुछ डिटेल वीडियो जरूर पब्लिश करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।